हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल में आप सभी का स्वागत है। आइए अपने कोर्स लक्ष्य 100 प्लस 90 डेज रिवीजन सीरीज फॉर यूपीएससी सीएसई प्रीलिम्स 2020 को आगे बढ़ाएंगे डे 63 के साथ। ठीक है, एनवायरनमेंट का पार्ट 4 आज रहने वाला है। और जैसा कि आप लोगों को पता लग चुका होगा अब तक कि यूपीएससी का जो एग्जाम है जो 31 मई को शेड्यूल्ड था वो अब पोस्टपोन्ड हो चुका है। ठीक है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन यूपीएससी की तरफ से नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से कल हमने आप लोगों के लिए एक वीडियो पेश किया था, आप लोगों को एक वीडियो पोस्ट करके दिखाया था, चीज़ें उसमें बताई थी कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है कि यूपीएससी का जो एग्जाम है वो डिफर हो चुका है या पोस्टपोन्ड हो चुका है। ठीक है, लेकिन एक बात और भी है कि कम से कम जो एग्जाम है अभी ये मतलब ऑफिशियल नहीं हुआ है कि कब होगा, लेकिन जो आप कह सकते हैं कि खबर यह है कि एग्जाम जो है वो कम से कम, ठीक है ध्यान से सुनिए, कम से कम 2 महीने के लिए पोस्टपोन्ड होगा। यानी कि अगस्त 2020 से पहले एग्जाम होने के चांसेस नहीं है। तो आप लोगों के पास आप कह सकते हैं कि जो 31 मई को एग्जाम था उससे 2 महीने का समय आप लोगों के पास और मिलता है। ठीक है, तो कम से कम 2 महीने का समय आप लोगों को एक्स्ट्रा और मिलेगा, यानी कि टोटल अभी से अगर आप बात करें तो आपके पास 3 महीने का टाइम हो गया। ठीक है, जो 1 महीने का टाइम बचा था वो 3 महीने का समय आप लोगों के पास हो चुका है। तो इस समय का बड़े अच्छे से आप लोगों को यूज करना है। ठीक है और कुछ लोग हमसे ये भी पूछ रहे थे कि अब आने वाले टाइम के लिए, क्योंकि जो समय बढ़ चुका है उसके लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, कि क्या वो लोग प्रीलिम्स को ही की तैयारी को ही कंटिन्यू करते रहे या फिर प्रीलिम्स को थोड़े टाइम के लिए रोक के या उसको होल्ड पे रख के वापस से अपनी मेंस की तैयारी पे आ जाएं। तो ये सब चीज़ों की स्ट्रेटेजीज पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी जाएगी, स्ट्रेटेजी आप लोगों को बिल्कुल बताई जाएगी, पूरी डिटेल स्ट्रेटेजी बताई जाएगी कि आने वाले टाइम में जो एक्सटेंडेड ड्यूरेशन आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है, जो 2 महीने का एटलीस्ट एक्सटेंडेड ड्यूरेशन माना जा रहा है कि मिलेगा, तो अगर वो मिलता है और तो उसमें किस तरीके से और क्या क्या चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, क्या वापस से थोड़ा बहुत मेंस की तैयारी कर सकते हैं या प्रीलिम्स पे ही कंटिन्यू करना है, क्या सब कुछ रहना चाहिए, वो आपको एक डिटेल्ड स्ट्रेटेजी बिल्कुल इसी चैनल पे बताई जाएगी। ठीक है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस बार का ये जो समय है ऐसा समय जिंदगी में बार बार नहीं आता। ठीक है, भले ही इस समय आप कह सकते हैं कि देश में और पूरी की पूरी दुनिया में जो ये महामारी फैली है ये एक अच्छा संकेत नहीं है या एक ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर आप लोगों को अगर एग्जाम के लिए, ठीक है, एग्जाम के लिए अगर आप लोगों को समय मिल रहा है तो ये आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट के तौर पर इस चीज को देखिए कि ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकती है, वरदान साबित हो सकती है कुछ लोगों के लिए। ठीक है, तो जरूर मैं ये कहूंगा कि मौका आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, आप लोगों के हाथ में भले ही नहीं था चीज़ों को आगे पीछे करना, लेकिन अगर अब जो परिस्थितियां बनी है उसके हिसाब से अगर ये एग्जाम पोस्टपोन्ड हो रहा है, ठीक है, कि जो कि पक्का है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा कम से कम 2 महीने के लिए, ये बात तो पक्की है। ठीक है, तो उसमें कम से कम आप लोगों को ये हो सकता है कि जो चीज़ अब आप लोगों के हाथ में है आप वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, और वो क्या है कि चीजों को बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेटेजाइज करके अच्छी से एक स्ट्रेटेजी बना के वापस से 2 महीने के लिए जो एक्सटेंडेड का टाइम है उसमें, और वो स्ट्रेटेजी हम आप लोगों को बिल्कुल देंगे। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और इस लक्ष्य 100 प्लस कोर्स के साथ अपना जो जितना भी आपने चीजें पढ़ी हुई हैं उसको रिवाइज करते रहिए। और आने वाले टाइम में अगर पॉसिबल होगा तो हम आप लोगों के लिए कुछ और सीरीज भी इंपॉर्टेंट लेके आएंगे, ताकि जो एक्सटेंडेड वाला टाइम है, ठीक है, जो एक्सटेंडेड टाइम होगा, जो एक्सटेंडेड ड्यूरेशन होंगे 1 या 2 महीने, उसमें हम भी आप लोगों के किसी तरीके से आप लोगों की हेल्प करते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का डिस्कशन। आज के 5 क्वेश्चंस देखेंगे क्या है। यह है आज के दिन का पहला क्वेश्चन विद रेफरेंस टू बैम्बूनॉमिक्स। बैम्बूनॉमिक्स को लेकर एक कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला यह है कि इट इज अ मूवमेंट टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज और डेजर्टिफिकेशन से लड़ने के लिए, उसको कॉम्बैट करने के लिए एक मूवमेंट है। दूसरा है द मूवमेंट विल एंश्योर दैट ट्राइबल्स कैन अर्न अ लाइवलीहुड विदाउट कॉजिंग एनवायरमेंटल हार्म। ठीक है, कि ये जो ट्राइबल्स हैं ये क्या कर सकते हैं, ये अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, लाइवलीहुड कमा सकते हैं, लेकिन एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना। और तीसरा है कि इट वॉज लॉन्च्ड एट द COP14, यानी कि जो कॉप्स, जो इसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई है 14 ऑफ UNCCD, दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है यह आप लोगों को बताना है। 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास रहेगा। ठीक है, बैम्बूनॉमिक्स को लेकर स्टेटमेंट दिए गए हैं, यह आपको बताना है। ये देखिए, तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3
ठीक है, आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं जल्दी से, क्या चीज है ये। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसने लॉन्च किया है द बिगेस्ट ट्राइबल मूवमेंट टू प्रमोट ट्राइबल एंटरप्राइज थ्रू बैम्बू नॉमिक्स। ठीक है, ट्राइबल एंटरप्राइज मतलब वो चीजों को बेच सकते हैं, ठीक है, मतलब इसमें व्यापार कर सकते हैं, एक तरीके से आप कह सकते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड फॉर कॉम्बेटिंग desertification and the climate change at the COP14, that is Conference of Parties 14 of the UNCCD। और मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी ये पिछले साल यानी कि 2019 में हुई थी न्यू दिल्ली में, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे आप। आगे लिखा गया है कि ट्राइफेड इंट्रोड्यूस्ड द 4P1000 इनिशिएटिव दैट इज द ट्राइबल पर्सपेक्टिव थ्रू बैम्बू नॉमिक्स। और इस इनिशिएटिव के एम क्या क्या है, एम्बिशंस क्या क्या है, देखिए। To encourage the stakeholders to transition towards a productive, highly resilient agriculture। दूसरा है based on the appropriate management of lands and soils। और तीसरा है कि creating jobs and incomes, hence ensuring the sustainable development। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके इनिशिएटिव है, द 4P1000 इनिशिएटिव। कभी कभी यूपीएससी इस तरीके से सवाल पूछ देता है कि 4P1000 इनिशिएटिव क्या है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दिन का क्या है। यह है दूसरा क्वेश्चन दिन का, देखिए। विद रेफरेंस टू वर्ल्ड ओजोन डे, ठीक है, वर्ल्ड ओजोन डे 2019, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है इट कोमेमोरेट्स द डे ऑफ द साइनिंग ऑफ द 1987 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लेकर हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था, उसी को याद करने के लिए, उसी दिन को याद करने के लिए यह मनाया जाता है, दैट इज वर्ल्ड ओजोन डे। ठीक, और दूसरा जो है क्या, द थीम फॉर दिस ईयर, यानी कि 2019 की बात हो रही है, तो थीम फॉर दिस ईयर वाज 32 इयर्स एंड हीलिंग। तो इनमें से कौन सा जवाब सही है, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, ये आप लोगों को बताना है। रिगार्डिंग द वर्ल्ड ओजोन डे 2019, तो जवाब आप लोग दे सकते हैं यहां पर। ये देखिए, इसका सही जवाब भी ऑप्शन सी है, यानी कि ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए इसके बारे में देखते हैं क्या चीज है ये। द इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर, या फिर इसको वर्ल्ड ओजोन डे भी बोला जाता है, इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन September 16 थोड़ी, ठीक है, 16 सितंबर को मनाया जाता है फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। और ये कब से मनाना चालू हुआ है, 1994 से, 1994 से द यूएन जनरल असेंबली प्रोक्लेम्ड 16 सितंबर the International Day for Preservation of the Ozone Layer, commemorating the date of the signing in 1987 of the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बेसिकली किस तरीके की प्रोटोकॉल थी जिसमें इस तरीके के सब्सटेंस का यूज करना, जो आपके CFCs होते हैं, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, HFCs होते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, इनका जो यूज है, इसके यूज को क्या करना है, फेज आउट करना है। ठीक है, क्योंकि ये ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, और 2019 जो है उस साल की थीम थी 32 इयर्स एंड हीलिंग, क्योंकि 1987 से लेकर 2019 तक की आप बात करें तो ये 32 साल होते हैं, इसलिए इसकी थीम थी 32 इयर्स एंड हीलिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दिन का तीसरा क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू स्नो लेपर्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्नो लेपर्ड को लेकर स्टेटमेंट्स है। पहला है कि इट इज अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और दूसरा दिया गया है कि इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए जवाब बताइए इसका, 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास है। स्नो लेपर्ड को हिम तेंदुआ भी बोलते हैं। ठीक है, स्नो लेपर्ड को हिम तेंदुआ भी बोला जाता है। ठीक है, जो हमारे हिंदी के छात्र हैं उनके लिए हिम तेंदुआ या स्नो लेपर्ड। ठीक है, तो इसका जो स्टेटमेंट सही है वो केवल बी है। ये पहला वाला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। ठीक है, तो क्या है देखते हैं, चलिए देखिए, ये है वल्नरेबल। पहली बात तो ये देखिए, यहां पर आपको स्नो लेपर्ड दिख रहा है, इस तरीके का ये दिखता है। और IUCN की जो रेड लिस्ट है, ये आपको पता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, इसकी जो रेड लिस्ट है इसमें ये वल्नरेबल कैटेगरी में है। ठीक है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है। ठीक, अब ये रहता कहां पर है, एल्पाइन एंड सब एल्पाइन जोन्स एट द एलिवेशन ऑफ 3000 से लेकर 4500 मीटर, यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 9800 से लेकर 14800 फीट तक की ऊंचाई पे ये रहता है। इट इज अ स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का ये स्टेट एनिमल है और ये नेशनल हेरिटेज एनिमल है पाकिस्तान का। ठीक है, तो आप मुझे यहां पर जवाब, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि आप मुझे बताइएगा कि इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है। नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया, पाकिस्तान का तो ये स्नो लेपर्ड है।
ठीक है, नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया। ये नीचे मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडिया का नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है। नेशनल एनिमल हम सबको पता है टाइगर है, लेकिन नेशनल हेरिटेज एनिमल कौन सा है इंडिया का, ये आप लोग बताइएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए पिछले साल ऑन 23 अक्टूबर 23, 2019 को क्या हुआ था कि ये द फर्स्ट नेशनल प्रोटोकॉल टू इन्यूमरेट स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन, ठीक है, स्नो लेपर्ड की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए एक ऐसा प्रोटोकॉल, एक नेशनल प्रोटोकॉल लॉन्च हुआ था, ठीक है। और ये लॉन्च हुआ था इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे के दिन, जो कि होता है 23 अक्टूबर को, ठीक है। समझ गए आप लोग इसके बारे में। नेशनल हेरिटेज एनिमल ऑफ इंडिया बताएंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे दिन का क्या है। विद रेफरेंस टू ग्रीन क्लाइमेट फंड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ग्रीन क्लाइमेट फंड को लेकर आपने स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनके बारे में डिस्कस करना है। पहला है कि इट इज सेटअप इन 2010 में ये सेटअप हुआ है बाय UNFCCC, दैट इज यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है, इसके द्वारा ये 2010 में सेटअप किया गया है। और दूसरा स्टेटमेंट है कि इट इज अ फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू चैनल फंडिंग फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज को इसमें क्या होगा कि फंडिंग मिलेगी, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है, 1 और 2 में से, या दोनों, या नन ऑफ दीज, ठीक है। ग्रीन क्लाइमेट फंड, देखिए दोनों ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही हैं। ग्रीन क्लाइमेट फंड जो है ये 2010 में UNFCCC द्वारा सेटअप किया गया है। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं, पहले कंटेक्स्ट देखेंगे थोड़ा सा क्या है इसका। इन अ मूव दैट मे पॉजिटिवली इंपैक्ट ओवर 10 मिलियन पीपल लिविंग इन अ कोस्ट लाइन, इंडिया ने क्या करा है, इंडिया हैज किक्ड ऑफ अ $43 मिलियन का प्रोजेक्ट है एक, टू बूस्ट क्लाइमेट रेजिलियंस इन द 3 कोस्टल स्टेट्स इन पार्टनरशिप विद द UNDP, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। और वो 3 कोस्टल स्टेट्स कौन से हैं, मैं आपको 2 के नाम बताता हूं, तीसरा नाम आप मुझे बताइएगा, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे तीसरा नाम बताइएगा। 2 मैं आपको बता देता हूं कि ऑफ द 3 कौन सी है। एक है महाराष्ट्र और दूसरी है आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश। तीसरी स्टेट कौन सी है यहां पर जिसके लिए ये ग्रीन क्लाइमेट फंड का यूज हो रहा है, ये आप मुझे नीचे बताइएगा, ठीक है। और ये जो प्रोजेक्ट है दैट इज फंडेड बाय ग्रीन क्लाइमेट फंड। जो GCF जो ग्रीन क्लाइमेट फंड है ये 2010 में ही सेटअप हुआ है अंडर द UNFCCC's फाइनेंशियल मैकेनिज्म टू चैनल फंडिंग फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज टू अलाउ देम टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज, यानी कि कोई क्लाइमेट चेंज की अगर कोई घटना होती है तो उससे वो निपट सके, मिटिगेट कर सके, एंड ऑल्सो अडेप्ट टू द डिसरप्शंस अराइजिंग फ्रॉम द चेंजिंग क्लाइमेट, यानी कि अगर क्लाइमेट चेंज होने की वजह से कुछ डिसरप्शंस आते हैं, कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जिनसे नुकसान होता है, तो उनसे बाहर निकलना, उनसे कोप अप करने के लिए बेसिकली ये फंड का यूज किया जाएगा, ठीक है। ये तीसरा यहां पर जो स्टेट है उसका नाम आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है। थर्ड स्टेट 2 मैंने आपको बता दिए, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन दिन का क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली रिवोक्ड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। 2006 का जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, किस राज्य ने, किस स्टेट ने उसके इंप्लीमेंटेशन को रिवोक कर दिया है, यानी कि अब वहां पर ये जो फॉरेस्ट एक्ट है ये नहीं चल लगेगा, ठीक है, ये वहां पर लागू नहीं होगा। तो जवाब बताएंगे आप लोग इसका, 15 सेकंड का टाइम आप लोगों के पास। मध्य प्रदेश, आसाम, केरला या फिर मिजोरम, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज रिसेंटली रिवोक्ड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006? डी, यस, डी इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल मिजोरम इसका सही जवाब है। आइए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। द मिजोरम गवर्नमेंट हैज पास्ड अ रिवोल्यूशन रिवोकिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, दैट इज द रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 FRA, ठीक है। और इन्होंने क्यों किया है ये, क्योंकि इनके पास एक पावर है, जो हमारा संविधान है उसका आर्टिकल 371G जो है, ठीक है, वो मिजोरम को स्पेशल प्रोविजन देता है विच मेक्स इट मैंडेटरी फॉर ऑल लेजिस्लेशंस ऑफ द पार्लियामेंट पर्टेनिंग टू लैंड ओनरशिप और लैंड ट्रांसफर को लेकर जो भी वहां पर लेजिस्लेशंस है, ठीक है, उनको पहले स्टेट असेंबली के थ्रू पास होना होगा, ठीक है, बिफोर थ्रू अ रेजोल्यूशन बिफोर इट कैन बी इंप्लीमेंटेड इन द स्टेट, यानी कि स्टेट में, यानी कि आप इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि यहां पर स्टेट को स्पेशल पावर्स दी गई है कि पार्लियामेंट का कोई भी अगर लॉ है, कोई भी अगर लेजिस्लेशन है रिगार्डिंग योर लैंड ओनरशिप या लैंड ट्रांसफर को लेकर, ठीक है, उसको पार्लियामेंट का वो अगर कोई लॉ है, अगर उसको स्टेट में लागू करना है, इंप्लीमेंट करना है, तो पहले उसको स्टेट में रेजोल्यूशन के थ्रू पास करवाना जरूरी है, ठीक है।
और स्टेट गवर्नमेंट ने ही इस प्रोविजन को यूज किया, ये आर्टिकल 371G को, और क्या करा, टू पास अ रिजोल्यूशन टू रिवोक FRA फ्रॉम द स्टेट ऑन 19 नवंबर 2019। पिछले साल 19 नवंबर को ये चीज इन्होंने रिवोक कर दी है। तो ये थे आज के दिन के 5 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने अब अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर दिए हैं, वीडियोस अब आप लोग देखना शुरू कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और फिर से मैं बता रहा हूं कि यूपीएससी का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन्ड हो चुका है, कम से कम 2 महीने के लिए पोस्टपोन्ड होगा। स्ट्रेटेजी के साथ हम आप लोगों के लिए बहुत जल्द एक वीडियो लेके आएंगे, जैसे ही हमारे पास कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, कोई डेट्स का हमें आइडिया लगता है। क्योंकि अभी उम्मीद यह है कि शायद यूपीएससी को एग्जैक्ट डेट ना बताए, हो सकता है कि टेंटेटिव डेट्स बता दे कि इसके आसपास एग्जाम होने के चांसेस हैं। तो उसके बाद अगर इस तरीके का कोई नोटिफिकेशन भी आता है तो भी हम आपके लिए बहुत जल्द एक वीडियो जो है स्ट्रेटेजी के ऊपर जरूर लेके आएंगे, ठीक है। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, ये कोर्स पसंद आ रहा है, तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स, अपने कलीग्स के साथ शेयर कीजिए। कोई भी डाउट, कोई क्वेरी, कोई कमेंट है, कोई फीडबैक हमें देना चाहते हैं तो वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे लिए जरूर लिख सकते हैं, ठीक है। आपके फीडबैक जो है वो हमारे लिए हमेशा ही वैल्यूबल रहते हैं और उनको देख के उनमें से चीजों को हम लेके जो चीज इंप्लीमेंट की जा सकती है वो आप लोगों के लिए जरूर करते हैं, ठीक है। आप हमसे हमारी फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप हमसे कुछ और चीज शेयर करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है आपको, कोई डाउट है या कोई और स्पेशल रिक्वेस्ट आप हमसे करना चाहते हैं, किसी भी चीज को लेकर कोई और कोर्स है या कोई काउंसलिंग वगैरह आप हमसे चाहते हैं, तो वो आप हमारी ईमेल आईडी पे भी हमसे लिख सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com पे, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, वहां पर भी चीजें हमने पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी यूपीएससी एग्जाम को लेकर, फिलहाल इतना जरूर फिक्स है कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया है, लेकिन अगर कोई पक्की डेट को लेकर कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई यूपीएससी का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तो वो वीडियो आपके सामने जरूर आ जाएगा। तब तक आप चिंता मत कीजिए, बस इतना ध्यान रखिए कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो चुका है, कम से कम 2 महीने का टाइम आपको मिलेगा। तो इसी हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखिए और बिल्कुल भी दिन भर अपना ये सोचते हुए और इंटरनेट पे चीज़ों को सर्च करते हुए कि कब आएगा, ये चीज़ आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। बस उसका एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सबसे पहले आप लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, ठीक है। ये हमारी आपसे गारंटी है, ठीक है। चलिए तो मिलेंगे कल के दिन में अगले 5 क्वेश्चंस लेके, इसी टॉपिक से अभी कंटिन्यू करेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी को हम। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट।